दुबई में आए और फिर यात्रा कैसे शुरू करी, क्या सोच के आए थे आप? अब जिन को आप मिलेंगे यूएई में, उनसे जब पूछेंगे तो वो डेट के साथ बताएंगे। अचानक कैसे इतने चमकते हुए मुंबई को छोड़ के दुबई की तरफ रास्ता? ऊपर कहीं कोई एक शक्ति है जो प्लान कर रही होती है, तो ये कहीं था नहीं, सपने में भी नहीं सोचा था कि दुबई आना होगा। नहीं, मैं आपको बताऊँ, जो एक्टर्स एक आध सीन करके चले जाते हैं उनको वापस नहीं बुलाया जाता है डबिंग के लिए। उनके लिए ऐसी आवाज़ें ढूंढी जाती जो पर्दे पर अच्छी लगेगी। अच्छा। चाहे वो नेता हो कि कहे कि मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। लेकिन दुबई जो है आपको छोड़ता नहीं कभी। जैसे कि अब आप आ गए हैं, मुश्किल होगा यहाँ से जाना, मैं आपको आज ही बता दूँ। गगन भाई, ये गानों का सिलेक्शन जो होता है ना, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, ये सिलेक्शन कैसा होता है कि कौन से टाइम पे कौन सा गाना बजना है, कौन सा गाना सुनना है, ये आप कैसे तय करते हैं? पल पल दिल के पास, और उसके बाद अगर मैं लगा तो बाबूजी धीरे चल, तो मज़ा नहीं आएगा। गाने दोनों खूबसूरत हैं, लेकिन पल पल के बाद छूकर मेरे मन को मैं चलाऊंगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। शाखों से टूट जाएं पत्ते नहीं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। मैंने बहुत सारी पार्टी देखी हैं, उसमें जिसको शेर याद होते हैं वो आदमी हीरो हो जाता है। तो मुझे लगता है ऐसी पार्टियां जब होती होंगी, चाहे वो ड्रिंक्स करने वाले हों या चाय पे बैठी हों, उसमें गगन भाई के दो शेर, ऐसी डिमांड होती रहती है। में एक लेडी थी जो बहुत कम बात की थी, वो मुझे बोला कि प्लीज़ ये मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड कर दो। अच्छा, वो शेर था कि किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता। अरे क्या बात है, बहुत सुंदर। मेरी एक जिंदगी में कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। अरे यार क्या बात है। अच्छा, ये माँ के और बेटे के बीच में रिश्ता जो होता है वो दिल का होता है, प्यार का होता है। अच्छा, दिल पे शेर सुना। दिल ना उम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो। आपको अभी कोई ऐसा वाक्य होता है जैसे आप गाना गा रहे हो, कोई आप यदि शायरी कर रहे हो, तो इंसान रो पड़ा हो शेर? अगर आपको लग रहा है कि पॉडकास्ट के जरिए मैं अपने सारे मैं कोशिश राज खोल लूंगा। कोशिश तो कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM मिडिल ईस्ट। दुबई में ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। अब ये अच्छा होगा या ख़राब होगा ये मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन ये बता सकता हूँ कि जिस शख्स के साथ मैं पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ वो बहुत अच्छे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने हिंदुस्तान में बिना का गीतमाला सुनी होगी। एक आवाज़ आती थी और सहानी साहब की उस आवाज़ पे पूरा देश झूम जाता था। लोग उस समय में उस बिना का गीतमाला को सुनने के लिए घंटों इंतजार करते थे कि रेडियो पे वो गूंजती हुई आवाज़ सुनाई देगी। फिर रेडियो का चलन धीरे धीरे कम हुआ, हमने देश में देखा। लेकिन जब मैं इधर आया, दुबई में आया, अबू धाबी गया, तो मैंने देखा यहाँ के लोग रेडियो बहुत सुनते हैं। दरअसल लंबी लंबी ड्राइव होती है, आदमी अकेले ड्राइव करता है, तो यहाँ रेडियो बहुत बजाया जाता है। फिर चांस की बात है कि मेरे को उसी रेडियो की एक बहुत बड़ी हस्ती से मेरी मुलाकात हुई। और मैं ऐसा बहुत कम हुआ है लोगों मेरी ज़िंदगी में कि मैं पहली बार किसी मुलाकात में किसी शख्स का दीवाना हो गया हूँ। वो शख्स ऐसे ही हैं। यूएई में लाखों लोग उनकी आवाज़ के दीवाने हैं। 1024 जैसी आप लगाएंगे, इसको रेडियो पर ट्यून करेंगे, तो रात के 8 बजे से 10 बजे तक के बीच में उनकी एक चहकती हुई आवाज़ सुनाई पड़ेगी। वो शख्स भारतीय मूल के हैं। 20 साल हो गए यहाँ पे आए हुए। 3 रेडियो स्टेशन उन्होंने स्थापित किया। और सिर्फ रेडियो के आदमी नहीं है वो, मंच पे बहुत बेहतरीन थिएटर, कई फिल्मों के इतना गहरा जुड़ाव कि लोग यहाँ पे उनको फिल्मों का कहते हैं तो विकीपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया, इनके पास सब कुछ जानकारी रहती है। एक शख्स में कितनी खूबियाँ हो सकती हैं। और जब उनसे मैंने बात शुरू करी तो हर 3 लाइन के बाद एक शेर। मैंने उनसे कहा कि मुझे इतने शेर याद हो जाए ना तो मेरा तो पॉडकास्ट सुपर हिट हो जाए। मैं तो एक शेर याद करता हूँ, उसमें से एक लाइन गड़बड़ हो जाती है। फिलहाल मैं बहुत सारे आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। गगन बिदगल मेरे साथ हैं। गगन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला पॉडकास्ट आपके साथ। मैं तकदीर वाला हूँ कि दुबई की और यूएई की एक इतनी शानदार शख्सियत ने आज मुझे टाइम दिया। स्वागत आपका सर। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन, इतनी अच्छी अच्छी बातें। अब मुझे लग रहा है कि अब बहुत संभल के और अच्छा बोलना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है। ये गगन भाई की खासियत है। गगन भाई, मैं सबसे पहले संक्षिप्त में जानना शुरू करूँगा कि किस सन में आप यहाँ पे आए, दुबई में आए, और फिर यात्रा कैसे शुरू करी, क्या सोच के आए थे आप अपने जीवन में? ये जो सवाल है, इससे जुड़ी एक बात ये बता दूं मैं, आप जिन को आप मिलेंगे यूएई में, उनसे जब पूछेंगे तो वो डेट के साथ बताएंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं 6 मार्च 2002 में आया था। सो वो एक तारीख है और सभी को अपनी तारीखें याद रहती है। 6 मार्च। 6 मार्च, हाँ।
2002 को यहाँ पे आया था और रेडियो के लिए आया था। पहला रेडियो जब शुरू हो रहा था ARN का, उसका मैं हिस्सा था और वहाँ से फिर दुनिया बदलती गई। मुंबई से मैं आया था, बेसिकली मैं इंदौर से हूँ। महू में मेरा जन्म हुआ था, इंदौर में बहुत सारा काम किया, फिर मुंबई, लेकिन दुबई ने जो मोहब्बत और जो प्यार दिया है वो। अच्छा, क्या सोच के क्या है अचानक मुंबई से आप, चूँकि बहुत ज़्यादा फिल्मी बॉलीवुड से ज़िंदगी से उनसे जुड़े रहे, अचानक कैसे इतने चमकते हुए मुंबई को छोड़ के दुबई की तरफ रास्ता ये कैसे किया? और दूसरी जो आपने 6 मार्च कही, मैं ये तारीख भूल ही पाऊंगा, मेरा बेटा भी उसी दिन पैदा हुआ था, इसलिए मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट डेट लगती है। तो मेरा सवाल ये था कि आप अचानक कैसे यहाँ पे दुबई की तरफ आपने रुख किया? बहुत सारे लोगों को फिल्मों में काम करने का एक चार्म होता है, या लोग दीवाने होते हैं फिल्मों के, थोड़े स्टार स्ट्रक भी होते हैं लोग, ग्लैमर के लिए आते हैं। लेकिन मैं बोलते ना कि स्लीप सिनेमा, ईट सिनेमा, ड्रिंक सिनेमा, मेरा रिलीजन है सिनेमा। मुझे उतना प्यार है फिल्मों से, थिएटर से, पोइट्री से। तो मैं फिल्मों के लिए, टीवी के लिए, ज़ाहिर है मुंबई हम इसलिए आए कि इंदौर से बेटर ऑप्शंस और आपको बहुत सारी चांसेस वहाँ मिलते हैं। पृथ्वी थिएटर है, इतना सारा काम होता है। वहाँ पे मैं था 2-2.5 साल, मैंने बहुत सारे टीवी शोज़ में काम किया, आहट, CID, रिश्ते, एपिसोडिक, छोटे छोटे काम मिल रहे थे, 1-1, 2-2 दिन का काम। और इस बीच में डबिंग भी करता था मैं। बहुत सारी फिल्मों में क्राउड डबिंग होती है, मैं बता दूं, शायद नहीं जानते हैं लोग कि जब हम एक फ़िल्म देख रहे होते हैं तो पीछे जो बहुत सारी भीड़ होती है, और अगर आग लगी तो लोग भाग रहे हैं, मेला है तो लोग हैं, वो सब हम एक माइक के आसपास 7-8 लोग खड़े होकर क्राउड डबिंग करते थे। अच्छा, वो आवाज़ें ओरिजिनल नहीं होती वो हैं। जिब्रिश कुछ भी बोल रहे हैं कि क्या भागो भागो, मैंने कहा था रे मेरे बच्चे को। तो 8 लोग जब 10 लोग वहाँ पे माइक पे खड़े हो तो सिनेमा में वो हमें एक इम्पैक्ट दिखता है। उस काम के हमें 500 रुपये मिलते थे। ऐसे क्राउड डबिंग से फिर किसी ने आवाज़ नोटिस की, फिर किसी ने 2 लाइन दी। पुकार फिल्म जो आई थी, माधुरी की और अनिल कपूर की, राजकुमार संतोषी की फिल्म, वहाँ पे 1 डायलॉग मिला, फिर 2 डायलॉग, ऐसे मिलते। उसमें आप डबिंग बोला करते, डायलॉग बोला जी करते। हाँ, तो कौन सा डायलॉग बोले जरा, बोल के दिखाइए। जो याद है एक्टर्स, आपको डायलॉग? नहीं, मैं आपको बताऊँ, जो एक्टर्स एक आध सीन करके चले जाते हैं उनको वापस नहीं बुलाया जाता है डबिंग के लिए। उनके लिए ऐसी आवाज़ें ढूंढी जाती है जो पर्दे पर अच्छी लगेगी। अच्छा। चाहे वो नेता हो कि कहे कि मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा या अगर किसी ने कहा कि, या अगर जज ने एक आप जजमेंट दिया है कि तमाम सबूतों और गवाहों के बाद अदालत, तो ये लाइन आपने बोल दी। इस तरह की एक लाइन अलग अलग लोग डब अच्छा, करते मतलब हैं। जैसे अगर एक्टर चला गया और उसकी वो आवाज़ सही नहीं लगी या जी। तो फिर डबिंग यूज होती है। जी हाँ। अच्छा, उसमें वो एक्टर ओरिजिनल नहीं होता, आवाज़ आपकी होती है। जैसे गांव में कहते हैं ना कि देखते क्या हो, मारो इसे, मारो। यही है वो। यही तो वो एक लाइन जो बोल के गया तो चला गया, उसको उसके लुक के लिए लिया था फिल्म में। वो गांव का दिखता था, ग्रामीण दिखता था, आवाज़ ऐसी ली जो डायलॉग बोल पाए। ऐसे डबिंग में चूज किया जाता है लोगों को। अच्छा, यानी ये भी धोखा है कि अगर जो आदमी बोल रहा है वो असली है नहीं। ज़्यादातर लोग नहीं होते। बल्कि एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े सुपरस्टार्स, क्रिकेटर्स जो एड्स करते हैं आजकल, उसमें जो लास्ट लाइन में वो प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं, वो उनकी आवाज़ नहीं होती। बहुत अच्छे अच्छे लोग मिमिक करते हैं। जैसे निनाद कामत एक आवाज़ है, चेतन शशिताल ने कमाल की आवाज़ें दी। ये बड़े बड़े जो बहुत ही खूबसूरत टैलेंटेड लोग हैं, ये उनकी आवाज़ डब करते हैं। सैफ, सचिन, शाहरुख की, बहुत बार ऐसा होता है। अरे फिर आपने मुंबई की उस चमकती हुई दुनिया से फिर यहाँ का रुख, मेरा सवाल फिर वही आ गया, वहाँ से घूम के दुबई क्यों चुना आपने? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये मेरा पर्सनल मानना है कि कोई इंसान बहुत प्लान कर नहीं सकता है। ऊपर कहीं कोई एक शक्ति है जो प्लान कर रही होती है। तो ये कहीं था नहीं, सपने में भी नहीं सोचा था कि दुबई आना होगा। लेकिन वहाँ पे मैं ऑल इंडिया रेडियो के लिए काम करता था, मुंबई FM के लिए। अच्छा। 2000-2001 की बात है। वहाँ पर जब मालूम पड़ा कि दुबई में एक रेडियो खुल रहा है, और मुझे कहा, एक हमारे दोस्त थे सिद्धार्थ कनन, बहुत सारा मैं उनका यूट्यूब पे काम देखता हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि कोई आ रहे हैं दुबई से, तुम जाके ऑडिशन दे दो। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है ऑडिशन देने में, क्योंकि उसमें आपको अपनी औकात, अपना टैलेंट सब मालूम पड़ता है जब लोग आपको इंटरव्यू करते हैं। तो मुझे लगा चलो मैं जाके ऑडिशन देता हूँ। वहाँ से मैं वो ज़िंदगी जो है वो पलटती गई। अच्छा, ये आपका ये लाइन अच्छी लगी मुझे कि एक चीज़ तय होती है, कोई ताकत तय करती है आपको कहाँ जाना है। जी। तो मैं मान के चलूँ कि उसी ताकत ने मुझे दुबई भेज दिया कि वो 4 PM मिडिल ईस्ट शुरू करना है और आपका पहला पॉडकास्ट 4 PM को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, 4 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं, टाइम भी हाँ एक्चुअल वही है। तो यहाँ पे जब आया आपने, तो सबसे पहले कौन सा रेडियो स्टेशन शुरू किया? यहाँ पे मैं ARN का हिस्सा था। हम जो सारे जॉक्स आए थे, RJs, वो हम लोग ARN के एक हिंदी रेडियो के लिए आए थे, सिटी 1016। उसके लिए हम लोग सब काम करने आए थे, और हम शुरुआती टीम का हम हिस्सा थे। और उस वक्त रेडियो जो है, उसके पहले दो रेडियो और थे यहाँ पे। 90s में रेडियो एक अपने था, एक अलग कलर था। 2000 में भी बहुत कमाल था। रेडियो की खूबसूरती है इस देश में। 2002 में हम उस टीम का हिस्सा बने, और सब ने इतना ज़बरदस्त काम किया कि बहुत कम वक्त में वो स्टेशन छा गया। मतलब वो हर प्रेजेंटर ने बहुत अच्छा काम किया वहाँ पे, लोगों ने बहुत प्यार दिया, और वो पूरी तरह छा गया स्टेशन। अच्छा, उसके बाद में आपने
3 रेडियो स्टेशन बनाए ना? जी हाँ। फिर वो एक के बाद एक बनाए, थोड़ा गैप था, और क्यों बनाए फिर फिर मैं ARN जब मैं था 2002 में मैं आया था, फिर मैं 4-5 साल काम करके मैं चला गया था मुंबई वापस। मुझे लगा कि मुंबई में ही काम करना है, यहाँ तो चलो ठीक है, इतना प्यार मिलता है, ये हो गया काम, चलो कुछ और करते हैं। तो मैं उस बीच चला गया था। जब मैं वहाँ पर वापस मुंबई गया तो मैंने एक फ़िल्म की सुधीर मिश्रा के साथ, तेरा क्या होगा जॉनी। अच्छा। उसमें नील मुकेश और के मेनन, सौरभ शुक्ला, शहाना, इन सब के साथ काम किया। वो फिल्म 1-2 फेस्टिवल में कहीं लगी, फिर नहीं लगी। उसमें मेरा एक रोल था। फिर मैंने बहुत सारी फिल्मों की डबिंग की, डाई हार्ड फॉर, रैटेटुई, नाइट इन द म्यूज़ियम, बहुत सारा काम किया। लेकिन दुबई जो है आपको छोड़ता नहीं कभी। जैसे कि अब आप आ गए हैं, मुश्किल होगा यहाँ से जाना, मैं आपको आज ही बता देता हूँ। वाह, क्या बात है! मैं तो चाहता भी नहीं। इतना सुंदर शहर है ना ये, इतना प्यार है लोगों के बीच में, वास्तव में जाने का मन भी नहीं करता। मैं रेडियो की दीवानगी देखी तो 1024 में। अच्छा, मैं दर्शकों को एक बात बहुत बढ़िया बता दूँ, अगर आप दुबई में है ना और गगन भाई साहब की दोस्ती है तो आपका जलवा गायब हो जाएगा। मेरा मित्र है आतिफ, वो उनके साथ मिला था, तो वो क्या बढ़िया, उसने कहा कि हम जा रहे हैं ना प्लीज़, तो ये गाना कहीं ऐसा आपके रेडियो स्टेशन पर लग सकता है। अब ये तो गगन भाई के उंगलियों में हाथ में रहता है कि कौन सा गाना कब बजना है। तो अगर आपकी इनके दोस्ती, आपने इनकी सेवा ठीक से करी है, और फिर आपने कहा कि मैं 5 बजे अपने फ्रेंड या अपनी गर्लफ्रेंड के संग होगा, ये गाना बजा दीजिए। अब आप सोचिए, आप 15 मिनट पहले बता दें किसी को कि ये गाना बजेगा और अचानक रेडियो पे गाना बनता चले, तो कितना आदमी खुश हो जाएगा। गगन भाई, ये गानों का सिलेक्शन जो होता है ना, कई लोग कंफ्यूज होते हैं जी। ये सिलेक्शन कैसा होता है कि कौन से टाइम पे कौन सा गाना बजना है, कौन सा गाना सुनना है, ये आप कैसे तय करते हैं? ये अच्छा सवाल है। लोगों को लगता है कि आरजेज ही म्यूज़िक सिलेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता है। हर स्टेशन में एक म्यूज़िक हेड होता है, म्यूज़िक मैनेजर होता है, जो ये देखता है कि दोपहर में ये मूड है, रात को हमें एक थोड़ा कामिंग म्यूज़िक प्ले करना है, सुबह थोड़ा आप टेम्पो एनर्जी चाहिए, लोग ऑफिस जा रहे हैं, शाम को ऑफिस से आ रहे हैं थके हुए हैं, तो कैसा फील गुड गाने, हाई एनर्जी, वो सब डिसाइड होता है। स्टेशन की पॉलिसी होती है कि हम किस तरह के गाने बजा रहे हैं, कौन सा लिसनर हमारा क्या एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, उस तरह से म्यूज़िक बनता है। अब क्योंकि मैंने हमेशा हर स्टेशन में, जब मैं बॉस नहीं था तब भी म्यूज़िक करता था, मैं गाने 24 घंटे सुनता हूँ। मतलब मैं जब सो नहीं रहा हूँ तो या तो मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ या कोई किताब पढ़ रहा हूँ शायरी की। क्या बात। तो ये तो मुझे पता होता है कि यार इस वक्त क्या मूड, इसके बाद क्या प्ले होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो लोग भूल जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि इस गाने के बाद, अभी मैंने गाना लगाया फॉर एग्जांपल, पल पल दिल के पास, और उसके बाद अगर मैं लगा तो बाबूजी धीरे चल, तो मज़ा नहीं आएगा। गाने दोनों खूबसूरत हैं, लेकिन पल पल के बाद छूकर मेरे मन को मैं चलाऊंगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा, ये सिलेक्शन करना भी अपने आप में बहुत, क्योंकि हम तो सुन रहे हैं कि ये गाना आया, उसके बाद दूसरा गाना आ गया, लेकिन हमें आइडिया नहीं होता कि इस गाने के पीछे कौन सा गाना बजे। इसकी भी एक रिसर्च होती है जी। वो रिसर्च कितना महत्वपूर्ण होती है किसी भी दर्शक के लिए, श्रोता के लिए? एक तो आप मशीन को एक हद तक ही आप डायरेक्ट कर सकते हो कि इस तरह के गाने लगाना है, इस कैटेगरी का गाना उठाना है, 90s का उठाना है, 70s का। लेकिन क्योंकि हिंदी म्यूज़िक बहुत वास्ट है, वेस्ट में क्या होता है संजय सर कि एक जैज़ है, एक पॉप है, एक रॉक, एक कैटेगरीज वहाँ पे बहुत लिमिटेड है। हिंदी में ये बहुत मुश्किल काम है। तो आपको कहीं ना कहीं अपने कानों को जो है वो उसका इस्तेमाल करना होता है कि किसके बाद क्या गाना बजेगा। शंकर महादेवन का एक गाना चल रहा है, एक बहुत फील गुड गाना चल रहा है, उसके बाद दूसरा फील गुड गाना अमित त्रिवेदी का आप ये लगा सकते हैं। वो समझाया नहीं जा सकता है। आपको मालूम होता है कि किस एरिया में हम खेल रहे हैं। हम 2002 के गाने प्ले कर रहे हैं अभी अगर 25 साल कोई बंदा सुन रहा है उसके लिए तो कल होना हो भी रेट्रो हो गया है, वो उसके लिए पुराना गाना है। सो आप क्या प्ले कर रहे हैं, किस वक्त प्ले कर रहे हो, तमाम चीज़ें दिमाग में रखनी होती है। अच्छा, ये तो एक नॉर्मल इंसान की बात हो गई जिसको म्यूजिक का शौक है, गाने का शौक है, वो गाने का चयन कर रहा है। लेकिन ये जो आपके अंदर का शायर जो निकल के आ जाता है ना, जैसे व्यक्तिगत बातचीत में आप ये हर 10 मिनट बाद एक शेर पढ़ देते हैं, ये कैसे आपके अंदर? मतलब मुझे तो लगता है कि जो गाले पढ़ते होंगे, जो लोगों ने रिसर्च करी होगी, उनको भी इतने शेर याद नहीं होते होंगे। ये आपको इतनी कहाँ से हुई कि शेर व शायरी, कविताएँ शुरुआत से था या बाद में हुआ? एक मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। मैंने एक फिल्म देखी थी साजन, जब मैं 13-14 साल का था। उसमें वो इंटरवल पॉइंट पे संजय दत्त बोलता है, तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की, अब किसको क्या मिला है ये तो मुकद्दर की बात है। ऐसा कोई शेर था। यही बिल्कुल सेम था। अब वो चला गया शेर, तब तो यूट्यूब होता नहीं था। मुझे लगा मैं कहाँ पे ये शेर ढूंढूं, मैं छोटा बच्चा था। फिर धीरे धीरे हम स्कूल कॉलेज में आए, इंदौर आके फिर राहत इंदौरी साहब से मिलना हुआ, उस परिवार से मेरा जुड़ा हुआ। उनके बेटे फैसल, सतलज मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। हाँ, एक दिन फोन आया था मेरे पास, मेरे राहत इंदौरी का बेटा, बोला मुझे बड़ा अच्छा लगा उनके, अच्छा शायर है वो भी। तो इनके साथ जब मैंने काम करा थिएटर में तो फिर मुझे और शेर मालूम पड़े। सो कॉलेज में आते आते मुझे थोड़े शेर और मालूम पड़े। फिर उनके भाई अब इस दुनिया में नहीं है, मरहूम आदिल कुरैशी साहब, उन्होंने मुझे एक किताब दी जिसमें अलग अलग शायरों के शेर थे। मैंने एक शेर पढ़ा जॉन एलिया का कि कौन इस घर की देखभाल करे,
कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। क्या बात है, मुझे लगा यार ये तो बड़ी कमाल की बात है। क्या बात है। तो फिर वहाँ से धीरे धीरे हुआ। अब मुझे लगता है कि 35-40 के बाद जब आप ज़िंदगी देख लेते हो और ऑब्जर्व कर लेते हो, चीज़ें आपको लगती है अंदर, तो फिर आपको जो है वो पोइट्री और समझ में आती है, उसका बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, तो यानी इसकी शायरी की लत आपको कॉलेज के टाइम से पड़ी। लत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आमतौर पे ये लत जो होती है वो कॉलेज टाइम पे पड़ जाती है। आपके दशक में जब ये बहुत ज़्यादा नेट नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो अपनी गर्लफ्रेंडों को लोग चिट्ठियों में शेर लिख के भेजा करते थे। तो आपकी लत भी उसी तरह शुरू हुई होगी। अगर आपको शेर याद होंगे तो आपके दोस्त आते होंगे, यार मुझे चिट्ठी भेजनी है, एक शेर मेरे लिए भी लिख दो। ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ में? बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन आपने मुझे अच्छी बात याद दिलाई। क्लास में मुझसे लोग ऑडियो कैसेट में गाने जब भरवाते थे, हाँ, पहले ऐसे तो वो मुझे बोलते कि यार गाने लिख दे इसमें, गाने लिख दे। तो वही सागर वागर में से मुझे अच्छी तरह याद है, मैं लिखता था कि सिलसिला ये सब भरवा लो, तो वो मुझसे काम होता था। शायरी मुझे इंदौर में आके फिर राहत साहब के शेर सुने, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे, तो मुझे लगा ये शायरी है। तो राहत साहब का ये जो परिवार है ना, इनका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा पोइट्री। फिर जब मैं दुबई आया तो एक अच्छी बात, यहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बड़े शौरा आते हैं, उनसे मिल के फिर और बड़े प्यार से रहते हैं सब लोग यहाँ बहुत पे। बहुत देखा मोहब्बत से मैंने रहते हैं। कि ये मैंने देखी दुबई की खासियत कि यहाँ पे आप किसी से मिलो, उससे बातचीत में, उसके व्यवहार में एक प्यार झलकता है। वो किसी मुल्क का हो, किसी भाषा उसको आती हो, लेकिन जो बोलने का उसका तहजीब होती है, जो सलीका होता है आपके संग खड़े होने का, बैठने का, वो बॉडी लैंग्वेज आपकी प्यार वाली कहती है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपको ये शेर लगातार याद कैसे रहते थे? मुझे तो याद नहीं हो पाते। मैं बड़ा सोचता हूँ कि मैं जब रोज़ डिबेट करता हूँ, रोज़ बात करता हूँ, बात तो पॉलिटिकल करता हूँ, लेकिन इसके बीच में भी एक दो शेर याद हो जाए। ये शेर याद करना भी कुछ खास वजह होती है? किसी का संगीत में रुचि होती है, उसको साहित्य में रुचि हो जाती है, या आपको क्या लगता है कोई इंसान ऐसा कैसे होता है कि जिसको इतना संगीत में भी रुचि हो, साहित्य में भी रुचि हो, जिसको इतनी शेर व शायरी याद हो? कुछ खास लोग होते हैं संजय भाई। एक तो जैसे मैंने कहा, मेरा रिलीजन है या मैं काम की तरह नहीं करता हूँ, मैं इसमें मैं पागलों की तरह डूबा हूँ। दूसरा, कई जो मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरे दोस्तों की भी जो बीवियाँ हैं, उन्हें वो बैग देख के वो लोग डिज़ाइनर का नाम बता देते हैं कि ये यार इसने मसाबा गुप्ता पहना हुआ है इसने। मुझे लगता है कैसे बताया आपने? इंसान का जो शौक़ होता है ना, वो मुझे लगता है वो उस तक पहुँच जाता है। प्लस आप अगर उसमें पूरी तरह कूद जाएँ, मैं रोज़ पढ़ता हूँ। मैं, मेरे हर कमरे में एक किताब है, और मैं ये सबको आज बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के ज़रिए कि आप ज़रूरी नहीं है, लोग बोलते हैं हम तो नहीं पढ़ पाते हैं, आप आधा पेज पढ़ लीजिए, 3 लाइन पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, 10 मिनट पढ़ लीजिए, जब तक आपका खाना गर्म हो रहा है, कुछ हो रहा है, 10 मिनट भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके साथ वो रह जाएगा। बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों से ये बात कहूँ कि कभी कभी किसी कामयाब आदमी की एक एक लाइन को समझना चाहिए, जीना चाहिए। जैसे गगन भाई ने कहा कि आप थोड़ी देर पढ़िए, 1 पेज पढ़िए, आधा पेज पढ़िए। दूसरा, कोई इंसान जब शिखर पे होता है ना, अगर किसी गगन भाई की आवाज़ को यूएई पे लाखों लोग सुन रहे हैं, तो वो ऐसे ही नहीं सुन रहे। आप अगर किसी काम के शिखर पे पहुंचोगे तो पहुंचने के लिए आपको जुनून चाहिए। आप अपने आप को भूल जाओ उस काम में, अपने आप को समर्पित कर दो, तो कोई एक गगन बनता है। गगन जी, ये जो शायरी है, ये तो आपको कई महफिलों में आपको बिल्कुल बल्ले बल्ले हो जाती है। हम तो देखते हैं कि आदमी पार्टी चल रही है, कुछ ड्रिंक्स ले रहे हैं लोग या बातें कर रहे हैं लोग, इस बीच में कोई आदमी आके एक शेर कर दे। खास तौर से मैं ड्रिंक्स लेने वालों के बीच में बात करूंगा। मैंने बहुत सारी पार्टी देखी हैं, उसमें जिसको शेर याद होते हैं वो आदमी हीरो हो जाता है। तो मुझे लगता है ऐसी पार्टियां जब होती होंगी, चाहे वो ड्रिंक्स करने वाले हों या चाय पे बैठे हों, उसमें गगन भाई के 2 शेर, ऐसी डिमांड होती रहती है। बहुत बहुत होती है। लोग मुझे पार्टियों में साइड में ले जाते हैं कि यार कुछ सुना दो। अच्छा। मैं जश्न रेख्ता का भी हिस्सा हूँ, दिल्ली में मैंने बहुत सारे शोज, हाँ, बड़े अच्छे शो होते हैं उनके, तो मैंने दुबई देखा में भी है। होस्ट किए, तो वो भी एक बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन रहा। तो हाँ, पार्टियों में अक्सर ऐसा होता है। और मैं देखता हूँ कि जो इंसान जिससे गुजर रहा है, अगर आपने वो शेर उस वक्त फेंक दिया उस पर, दिल पे लगता है। जैसे मैंने उस दिन किसी को शेर सुनाया राजेश शेट्टी साहब का, और वो फैमिली में एक लेडी थी जो बहुत कम बात की थी, वो मुझे बोला कि प्लीज़ मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड कर दो। अच्छा, वो शेर था कि किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता। अरे क्या बात है, बहुत सुंदर लगा। मेरी एक ज़िंदगी में कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन किसी की ज़िंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। अरे यार क्या बात है। सो ये राजेश शेट्टी साहब के वो शेर मैंने सुनाए। तो अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको इतने याद हैं, तो मान लिया आपने कहा ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होता, मैं ऐसे कहूँगा आप हिस्से पे सुना देंगे आप? वो एक ही किसी को घर मिला, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मुनव्वर राना का शेर, बहुत बेहतरीन शायर। माँ के ऊपर सुनाइए। अच्छा, माँ पर तो मुनव्वर राना साहब ने इतना कह दिया है, पर मैं सुनाता हूँ कि
एक ऐसा कर्ज जो मैं अदा कर नहीं सकता, मैं जब तक घर न लौटूं माँ मेरी सजदे में रहती है। अच्छा, ये माँ के और बेटे के बीच में रिश्ता जो होता है वो दिल का होता है, प्यार का होता है। अच्छा, दिल पे शेर सुनाइए। एक पॉजिटिव बात जो मुझे हमेशा अच्छी लगती है फैज साहब की, दिल ना उम्मीद सही नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। शाम पे सुनाइए। फ़हीम साहब का शेर है, शाम खामोश है, पेड़ों पे उजाला कम है, लौट आए हैं सभी, एक परिंदा कम है। अरे वाह, क्या बहुत खूबसूरत लाइन। परिंदा, परिंदों पे तो बहुत सारे शेर शेर हैं। उमर नजमी एक कमाल के शायर हैं। उनका शेर है कि निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, परिंदे के दिल से पिंजरा निकाल। अरे यार क्या बात है, मतलब गगन भाई कमाल का शेर है। उनका फिर से सुनाइए वाला शेर। हाँ, फिर उनका एक और शेर सुनाता हूँ मैं कि निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब परिंदे के दिल से पिंजरा निकाल। और उनका ये शेर है कि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। गज़ल का मतलब है बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। नहीं लगेगा उसे देख कर मगर खुश हूँ मैं खुश नहीं हूँ मगर देख कर लगेगा। अरे यार गजब गजब, आप तो मतलब जादूगर हैं इस शेर के। अच्छा, आपको सबसे पसंदीदा शेर कौन सा लगता है? मुझे बहुत सारे शेर पसंद हैं। मैं फराज साहब को, अहमद फराज को बहुत पढ़ता हूँ। अब्बास ताबिश मुझे बहुत पसंद है। एक शेर सुनिए आप, गर्द मतलब होता है डस्ट, धूल। गर्द बैठ जाए तो मालूम कर सकूँ, गर्द बैठ जाए तो मालूम कर सकूँ, आंखें नहीं रही कि तमाशा नहीं रहा। क्या बात है, क्या बात है। अब्बास ताबिश। क्या बात। किस तरह तरके ताल्लुक़ का मैं सोचूं ताबिश, रिश्ता तोड़ने का। किस तरह तरके ताल्लुक़ का मैं सोचूं ताबिश, हाथ को काटना पड़ता है छुड़ाने के लिए। कोई मिलता नहीं है बोझ उठाने के लिए, शाम बेचैन है सूरज को गिराने के लिए। हमारे दोस्त हैं सैयद सरोश आसिफ, उनका शेर है, मुझ में कोई मुझ जैसा हो ऐसा भी हो सकता है, या फिर कोई और छिपा हो ऐसा भी हो सकता है। उसके हाथ में गुब्बारे थे लेकिन बच्चा गुमसुम था, वो गुब्बारे बेच रहा हो ऐसा भी हो सकता क्या है। बात है। एक हमारे दोस्त हैं तारिक कमर, एक शेर उनका भी बड़ा अच्छा है कि तारिक कमर लखनऊ में और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं हम लोग, तारिक भाई और मैं, हम दोनों ईटीवी में साथ साथ काम किया करते थे। पता है तारिक भाई का मेरी ज़िंदगी में बड़ा वास्ता रहा है। वास्ता इसलिए रहा है कि मैं उस समय स्टार न्यूज़ में बरेली में काम करता था और तारिक भाई ईटीवी के हेड थे। और मैं अजमेर शरीफ जाता हूँ हर साल, 97 से हर साल ख्वाजा में जाता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जाना। तो तारिक भाई को पता था कि ये मैं वहाँ पर जाता हूँ, और फिर मैं स्टार न्यूज़ से तब तक मैं ईटीवी में आ चुका था, या स्टार में था, जो भी था मुझे इतना याद नहीं है। तो तारिक भाई का फ़ोन आया कि ईटीवी, हम स्टार में था, कि तारिक भाई ने कहा कि हम लोग ईटीवी जो है वो अजमेर जी के शरीफ पे ख्वाजा का उर्स हो रहा है, उसकी कवर कर रहा है, तुम्हें बड़ा वो है, तुम यहाँ पे आ जाओ कवरेज देख। अब मेरा बड़ा मन कर रहा था, लेकिन तब तक बरेली में थोड़ा कम्युनल टेंशन हो गई थी। मुझे लगा कि चैनल के हेड के नाते मैं कैसे छोड़ के जाऊँ, लेकिन मुझे लगा कि दरगाह से ख्वाजा के यहाँ से बुलावा आया तो मैं सब छोड़ छाड़ के अपने कैमरा मैन, उस समय कैसेट होती थी तो वो रिकॉर्ड करके हम लोग ट्रेन के गार्ड को देते थे कि लखनऊ में दे देना। तब फीड ऐसी नहीं जाती थी टेलीविज़न की, तो मैंने वो गार्ड को दी और मैं सीधा अजमेर चला गया तारिक भाई के पास। और उस दिन तारिक भाई से मिला मैं, और अद्भुत था नज़ारा, भीड़ इतनी थी कि 24 घंटे में नंबर आ रहा था। तारिक भाई मुझे सीधे ऊपर तक ले गए। फिर रात में मैं जब दरगाह शरीफ साफ़ हो रही थी तो मैं अकेला, मैं और तारिक भाई और दरगाह पे थे। मतलब मुझे लगा कि ख्वाजा साहब इतना अद्भुत नज़ारा दिखाना चाहते थे कि लाखों की भीड़ है, मुझे अकेले बुला के दरगाह के। तो तारिक भाई से मैंने उस समय कहा कि तारिक भाई मेरा बड़ा मन है कि अब नौकरी छोड़ के मैं अपना इस्टेब्लिशमेंट शुरू करूँ। ये 2004 के बाद की बातें हैं। और बस मैं दरगाह से कह के आया और उसके 15 दिन बाद स्थितियाँ ऐसी बनी, मैंने रिजाइन किया और मैं लखनऊ आके अपना संस्थान शुरू कर दिया। और वो ऊपर वाले की दुआ से अब एक इतना बड़ा मीडिया संस्थान बन गया। तो तारिक कमर मेरे उस दौर से मेरे बिल्कुल भाई, छोटे भाई जैसे हैं, और शायरी बाकी बहुत अच्छा करते हैं। आपको उनका शेर सुना रहे थे कोई? उनका शेर है कि इस लहजे से बात नहीं बन पाएगी, इस लहजे से बात नहीं बन पाएगी, तलवारों से कैसे कांटे निकलेंगे। अरे वाह, बहुत ही अच्छी लाइन, क्या बात है। इस दौर में ये शेर इसलिए भी मौजूद है कि लोग उबलने लगे हैं, लोगों को गुस्सा आने लगा है, और जो प्यार वाले जो बैठकी होती थी, जो मोहब्बत वाली बैठकी होती थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी है ना। हम लोग बहुत फास्ट हो गए हैं, समय भी कम है हम लोगों पे। तो उस बैठकी का कोई शेर सुनाइए कि उस दौर में जो बैठकी होती थी। मुझे एक बहुत अज़हर इनायती का एक देखिए शेर कमाल है, क्योंकि हम जब बैठते हैं, और पुराने महू भी जाता हूँ, इंदौर जाता हूँ, तो बुजुर्ग जो बैठे रहते हैं जहाँ पे ना ओटले पे बैठ गए, बातें हो रही हैं आराम से, कि वो एक शेर था कि रास्तों क्या हुए वो लोग, रास्तों क्या हुए वो लोग, या वो शेर रास्तों कहाँ क्या हुए वो लोग जो मेरे आदाब पे कहते थे जीते रहिए। जीते रहिए। अज़हर इनायती साहब का शेर है कि नो
बैठ के क्या क्या बातें हो जाती है दोस्तों के साथ, कमाल है। शारिक कैफी साहब का एक शेर है कि घर से निकले, चौक गए, फिर पार्क में बैठे, तन्हाई को जगह जगह बिखराया हमने। ये शारिक कैफी क्या तो मतलब मैं उनका फ़ैन हूँ बहुत बड़ा, कि हमें पता है कि पर्चा बुरा नहीं आया, मगर तुम्हारा पढ़ाया हुआ नहीं आया। अरे क्या सही बात है। अच्छा, ये मैं देखा कि दुबई में, चूंकि मुझे लगता है हर तीसरा आदमी भारतीय है, और भारत का और पाकिस्तान के लोगों का हिंदी, उर्दू, शायरी, इनसे से बड़ा गहन ताल्लुक़ रहा है। आपको अभी कोई ऐसा वाक़या होता है, जैसे आप गाना गा रहे हो, कोई आप ऐसी शायरी कर रहे हो, कोई इंसान रो पड़ा हो आपका शेर सुन के? बहुत बार ऐसा होता है, और मैं मतलब मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं। रेडियो पे भी जब मैं कोई शेर पढ़ता हूँ और लोग कहते हैं जो आपने 931 पे जो शेर भेजा था, क्या बात है। पढ़ा था, वो आप हमें भेज दीजिए। हिंदुस्तान के रेडियो में और यहाँ के रेडियो में एक फ़र्क ये रहा है कि, और ये सालों से रहा है, कि रिकॉल जो है यहाँ पे आपके बजाए हुए गाने का, आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूँ मैं, एक सेम गाना आप अंधेरी में, बांद्रा में, दिल्ली के ट्रैफिक में सुनिए, और एक सेम गाना शेख ज़ायद रोड की खूबसूरती में, स्मूथ रोड पे सुनिए, जहाँ सब बगैर हॉन्किंग किए हुए चल रहे हैं, वो गाना सेम गाना है, उसका इम्पैक्ट बदल जाता है। तो पता नहीं क्या बात है। प्लस यहाँ पे दुनिया भर के लोग रहते हैं, अलग अलग नेपाल से भी सुन रहे हैं, श्रीलंका से भी सुनते हैं लोग, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसका एक अलग रंग है। और यहाँ पे जो एक डिसिप्लिन है, जो मोहब्बत है, जो सारे फेस्टिवल सब मिलके बनाते हैं, सब चीज़ इतनी साथ होती है, सब चीज़ साझी विरासत है यहाँ पे दुबई में। बिल्कुल। तो वो जो शेर है, जो भी हम पढ़ते हैं, वो लोग रो देते हैं। मेरे पास वीडियोस हैं, जो टैक्सी में मैं बैठता हूँ, कभी लोग मोहब्बत में पैसे नहीं लेते हैं, बोलते हैं सर आप कुछ सुना दीजिए, अरे तो वही आवाज़ जो रेडियो में आती है, सर कुछ बोल दीजिए। ये बहुत ऐसे बहुत किस्से हैं जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। कितना अद्भुत होता है। मैंने कई उपन्यास में पढ़ा था कि जिस शख्स को आप जानते नहीं, जिस शख्स को आपने देखा नहीं, लेकिन मोहब्बत उसकी आवाज़ से हो जाती है, दीवानगी उसकी आवाज़ से हो जाती है। कभी ऐसा हुआ कि कोई बहुत मोहब्बत भरी आपके पास फरियाद आई हो कि केवल आपकी आवाज़ में मुझे प्यार हो गया है? अगर आपको लग रहा है कि पॉडकास्ट के जरिए मैं अपने सारा राज खोल दूं, मैं कोशिश खोल दूंगा। कोशिश तो कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा बहुत बार होता है। बल्कि ये भी बहुत खूबसूरत बात है कि अगर मैंने कहा रेडियो पे कि ये खाने का मन हो रहा है, अगर 8 बजे ये कहा शो में, तो 10 साढ़े 10 बजे तक कई बार ऐसा हुआ है कि लिसनर्स खाना ले आए हैं। अच्छा। कुछ मोहतरमाएँ खाना ले आई हैं बना के, कि पाव भाजी खाना है। ये हुआ है, कई बार हुआ है रेडियो में। बहुत यहाँ पे बहुत प्यार मिला, और कमाल की चीज़ें, मतलब उस पर एक बहुत लंबी बात की जा सकती है। टैक्सी वाले जिस तरह से बात करते हैं, सिनेमा, रेस्टोरेंट, और ऐसा नहीं कि मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो ब्लू कॉलर्ड है, बड़े बड़े CEOs, MDs, जो घर में मैं जिनके यहाँ जाता हूँ, जो प्यार मिलता है, वो उनको लगता है कि आप तो हमारे साथ ही हैं, सालों से साथ ही हैं, आपकी सारी बातें, जो शोज़ हैं, उनको मेरे शोज़ के नाम, टाइमिंग, 20-20 साल पुरानी बात लोग बता देते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप गए हो, कोई आपने परिचय नहीं किया, लेकिन बोला हो आपने, आपके मुंह की आवाज़ सुनकर लोग आपको पहचान पाए? ये तो अक्सर ही होता है। अक्सर होता है, किसी से मिलता हूँ तो उन्हें लगता है ये आवाज़ का रिकॉल बहुत अच्छा रहा है। ये करम रहा कि मैं कुछ बोलता हूँ, किसी डिनर में गया, पार्टी में गया, जो उन्होंने नहीं देखा है, वो बोलते हैं कि लग गया था कि आवाज़ गगन की आई है। गाना मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे, गुलजार साहब। पहचान पे कौन सा अच्छा शेर होता है? पहचान तो वही है कि जो राहत साहब ने कहा है कि मेरी पहचान लिख देना और पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। बहुत सारी बातें। शायरी में मैं आपको एक बात बोलूं, ये भी बहुत काम की, कि एडिसन ने हमें बल्ब दिया, न्यूटन ने हमें ग्रेविटी बताई, उतना ही बड़ा काम शायर एक शेर लिख के कहता है। 2 लाइन में अगर आप दुनिया लिख डालें तो ये इससे बड़ी बात और क्या होगी। एक शेर आप सुनिए कि उसने पूछे थे जुदाई के मानी मुझसे, उसने पूछे थे जुदाई के मानी मुझसे, मांस नाखून से अलग करके दिखाया मैंने। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक अलग दुनिया में ले जाता है। अलग दुनिया है, और इसमें किसी की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, कुछ ऐसी दुनिया तब होती है जब आप एक बहुत अच्छी किताब पढ़ते हैं, बहुत अच्छे का उपन्यास पढ़ते हैं। और मुझे तो लगता है, मैंने एक टाइम में ऐसा होता था कि कोई बहुत बढ़िया उपन्यास आया तो मन करता था कोई डिस्टर्ब ना करे अगले 5 घंटे तक। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का वही कहने वाला था। 5 बार पढ़ा होगा, 5 बार आंखों में आंसू आए होंगे। कुछ अद्भुत लोग लिखते हैं, कुछ मतलब एक ऐसी रचना लिख जाते हैं जो शायद सदियों तक उसके आगे पीछे कुछ नहीं होता होगा। तो ये जो हृदय होते हैं, ये जो लोग जिन संवेदनशील होते हैं, जो गाने का मर्म जानते हैं, जिनको गाने शेर सुन के आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो किताब पढ़ के जिनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को आंसू नहीं आते, ये इन परंपराओं से अलग हटके ये दुनिया के लोग होते हैं।
और वो लोग कैसे होते हैं? नहीं, हसास जिसको बोलते हैं उर्दू में, जो आपने बोला संवेदनशील, ये बहुत ज़रूरी है। आर्टिस्ट का तो बहुत ही ज़रूरी है होना ये। और अगर आर्टिस्ट नहीं हो, अगर आपको दर्द नहीं हुआ, अगर टीवी पे आपने किसी को मरते हुए देखा या गोली चली हुई कहीं का भी हो, दुनिया के किसी भी कोने का आदमी, अगर आपको तकलीफ़ नहीं हुई है, मैं न्यूज़ पढ़ते हैं हम कभी कभी बच्चों की या अपंग किसी की भी, अगर आपको उसने हिलाया नहीं थोड़ी देर के लिए भी, तो ये गड़बड़ है कहीं ना कहीं आपकी मैकेनिज्म में प्रॉब्लम है। ये तो होना ही चाहिए। यही अगर लोग हो जाएं, आप सारे धर्म सारे मजहब सब भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, आपको तकलीफ होनी शुरू हो जाए ना किसी की तकलीफ देख के, तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है सारी दुनिया में अब जो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है वो आदमी का आदमी होना जरूरी है ना, कि संवेदनशीलता आदमी के अंदर हो जाए। मुझे लगता है 65-70 साल एवरेज उम्र है इंसान की। हाँ। तो पैसे के लिए इतना मर रहा है, भाग रहा है, लोग चीट करते हैं, धोखा देते हैं। अगर 150 साल होती उम्र तो क्या जमीन पे पता अगले 50 साल वो रखता कि अब ये 50 साल मुझे सिर्फ पैसा कमाने के लिए सब छोड़ देना है। बिल्कुल बिल्कुल। आदमी का कहीं आदमी के अंदर से हिस्सा अधूरा रह जाता है कि अगर वो जाने ना साहित्य क्या है, वो जाने ना प्यार क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं देखता हूँ उनके, मुझे लगता है इनकी ज़िंदगी में कभी प्यार आया ही नहीं होगा। आप इंसान हैं, आप बढ़िया नौकरी कर रहे हैं, फिर आपकी एक बढ़िया नौकरी के चलते या बढ़िया व्यापार के चलते एक लड़की की शादी हो जाती है, आपके बच्चे हो जाते हैं। लेकिन मैं ऐसे तमाम परिवारों को देखता हूँ और मैं सोचता रहता हूँ कि इनके बीच में मैं प्यार कैसे ढूंढ पाऊँ। परंपरा है कि चूंकि सब शादी करते हैं इसलिए मुझे भी शादी करनी है, सब बच्चे करते हैं इसलिए मुझे भी बच्चे करने हैं। लेकिन मुझे मेरी ये बात मैं सोचता हूँ, मैं ही थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ मेरे को आम तौर पे परिवारों में प्यार वाली खुशबू अब मिलना कम होती जा रही है। मुझे लग रहा है कि सब कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। ऐसा होता है, मुझे लगता है ऐसा होता है समाज में। बिल्कुल ऐसा होता है। और कोई अग्री करे या ना करे, लेकिन और अब जो मोबाइल फ़ोन ने आके, स्मार्टफोन ने आके, सोशल मीडिया ने आके दूरियों को और बढ़ा दिया है। अब वक्त नहीं मिलता है, आपका ध्यान हर 10 मिनट में फ़ोन की तरफ जाता है और आप चेक करते हैं, तो ये दूरियां तो और बढ़ती जा रही हैं। पहले ही जो लोग काम की वजह से नहीं मिल पाते थे, पहले देखो एक था डिसिप्लिन की, डिनर साथ में करेंगे, खाना खाएंगे, कैसा रहा दिन। अब तो मैं देखता हूँ बच्चे अपने अपने रूम में होते हैं और एक घर में 4 लोग हैं, 4 जगह से खाना ऑर्डर हो रहा है। सब आसान हो गया है, इस चक्कर में दूरियां तो बढ़ी रही है। सब आसान हो गया, ऐसी ज़िंदगी मुश्किल हो गई, रिश्ते मुश्किल हो गए। बारिश होती थी छत पे चले जाते थे भीगने के लिए, लेकिन छत पे सोते थे लोग। अब भी ये एक खतरनाक है समाज की दृष्टि से, क्योंकि आने वाली जनरेशन जो है, जो नौजवान जनरेशन है, वो अब शायद शायरी, किताबें, साहित्य इनसे दूर हो रही है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसलिए मैं आपको जो भी शेर सुना रहा हूँ संजय भाई, और सबको मैं देखने वालों को बताऊँ कि मैं 1000 शेर अगर पढ़ता हूँ एक हफ्ते में, तो मैं आपको उसमें से 10 या 20 सुनाता हूँ। मैं जब कहीं महफिल में, पार्टी में, दोस्तों को सुनाता हूँ तो मैं आसान शेर सुनाता हूँ, जिससे कि उसका जो रुझान है वो शायरी की तरफ बढ़े। मैं अब उसको ज़ौक़ या गालिब या मीर सुनाऊँगा तो उसको शायद नहीं समझ में आएगा, तो मैं इसलिए आसान शेर सुनाता हूँ जिससे कि मैं उसको इस तरफ लेके आ सकूँ। मैं बोलता हूँ ना कि मैं मकसद मेरा ये है कि मकसद नहीं भूलना है मुझे, कि आसान शेर, जैसे आपने ही बोला कि आसान और मुश्किल की हम बात करते हैं, कि एक शेर है कि सब कुछ आसान हुआ जाता है, मुश्किल वक्त तो अब आया है। सब कुछ आसान हुआ जाता है, मुश्किल वक्त अब आया है, शारिक कैफ़ी ने कहा। तो मुझे लगता है हल्का हल्का सुना के चीज़ों को परोसना चाहिए। और इंसान के अंदर दिल तो है, देखिए वो जाएगा दूर किताबों से, लेकिन दुनिया लौट के ना आएगी अपने जगह। आएगी फिर। कोविड में क्या किया लोगों ने? हाँ, सही बात। फिल्में देखी, गाने सुने और किताबें पढ़ी, यही किया उन्होंने। और मुझे लगता है कि मैंने कहीं पढ़ा भी था कि किताब से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता, गानों से अच्छा कोई दोस्त आपका नहीं होता। आप उदास हों, आप खुश हों, लेकिन एक अच्छा गाना आपके जीवन की सब कुछ बदल देता है। एक आखिरी सवाल, ऐसी क्या चीज़ है जो गगन मुदगल को अभी करना बाकी है, जो आप चाहते हैं कि आप करें? ये सोच जो है मेरी सालों से एक ही रही है, अच्छी फिल्मों का मुझे हिस्सा होना है। मैंने ये घर से जब मैं निकला था तब भी ऐसा नहीं था कि हम कोई बहुत सुपरस्टार बनने जा रहे हैं। मैंने एक पूरा कॉमेडी शो भी किया था, स्टोरी टेलिंग अंधेरी वेस्ट, की बॉम्बे एक्टर बनने जाओ तो क्या होता है। सो मुझे सिनेमा का हिस्सा रहना है। मैं चाहे उसको प्रोड्यूस करूँ, उसको डायलॉग लिखूँ, उसके स्क्रीन प्ले लिखूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन अच्छी फिल्मों का हिस्सा रहूँ। फिल्म का मतलब अब तो OTT पे इतना बेहतरीन काम हो रहा है, अच्छे अच्छे शोज़ हों, चाहे वो स्टेज। मुझे थिएटर बहुत आकर्षित करता है। मेरे दोस्त अक्सर कहते हैं, मैं सोचता हूँ प्ले करते हैं, वो कहते हैं प्ले क्या, इसको OTT के लिए लिखूँ। मुझे हमेशा मंच ज़्यादा आकर्षित करता है। मैं अगर मुझे कोई तनख्वाह दे दे तो मैं ज़िंदगी भर नाटक का हिस्सा रह सकता हूँ, प्लेस कर सकता हूँ। तो ये कि मैं थिएटर के लिए काम करूँ, मुझे दुख होता है जब मैं देखता हूँ प्लेस में लोग कम आते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी ज़्यादा देखने जाते हैं। नो डाउट वो लोग कमाल का काम कर रहे हैं, बेहतरीन राइटिंग उनके, हर 10-20 सेकेंड 1 मिनट में पंच आता है। नाटकों के लिए
गवर्नमेंट को भी दुनिया भर में आर्ट को जिंदा रखना पड़ेगा, तभी चीज़ें जिंदा रह बिल्कुल पाएंगी। ठीक बात है। मुझे आपको याद आया कि मैंने भी 2 प्ले, एक होरी और एक मैं चोर हूँ मुझ पर तू को, ये 2 प्ले थे, उसमें मैंने भी भाग लिया था। तो वो दुनिया अलग ही होती है, रोज़ रिहर्सल करना और डायलॉग बोलना, प्ले करना। बहुत बहुत शुक्रिया गगन भाई, आपने मुझे समय दिया, अच्छी Pleasure, बातचीत करी। धन्यवाद बहुत। ये थे गगन मुदगल, और आपने, मुझे यकीन है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा इस पॉडकास्ट को सुन के, और मुझे तो कम से कम बहुत अच्छा लगा। इतनी बेहतरीन शायरी, दिल को छूने वाली शायरी, प्यार भरी शायरी। हालांकि उन्होंने वो प्यार वाली बात बड़ी सफाई से टाल दी, कभी और पूछेंगे उनसे, क्योंकि ज़िंदगी में जो इंसान इतना ज़्यादा शेर व शायरी करता है, कहीं ना कहीं बहुत प्यारा इंसान होता है, और भी प्यार होता है। लेकिन मुझे लगेगा कि आप अगर प्यारा सा कमेंट बताएंगे इस इंटरव्यू को सुन के कि बातचीत में आप और क्या सुनना चाहते थे, तो भविष्य में हम कभी गगन भाई से बात करेंगे, तो वो हिस्सा भी आपका ज़रूर शामिल करेंगे। अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।